आपका स्वागत है सबसे पहले तो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर काफी समय बाद आकर। पिछले दिनों में ट्रैवल कर रहा था तो हम जी। लोग शाम के वक्त ये लाइव नहीं कर पाए। तो उम्मीद है कि हाँ, यहाँ भी नहीं, दर्शक हमारी बातचीत को उतने ही मजे से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे जितना हमारे चैनल पर आते हैं। बिल्कुल वो याद करते हैं। ये है। तो जी आज जो हम बात कर रहे हैं वो नेटफ्लिक्स को लेकर है। जी परसों जो है जी। मुंबई में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, फिल्म का मीडिया जुटा और हाँ। नेटफ्लिक्स जैसा जो ये चैनल्स होते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये लोग हम्म। अपनी एनुअल स्लेट रिलीज करते हैं कि हम इस साल जो है वो क्या क्या लेकर आने वाले हाँ हैं अपने दर्शकों के हाँ लिए। हाँ हाँ। तो अच्छी बात है। लेकिन जो ये खास बात इस बार यहाँ पर नजर आई, जब सारे प्रोग्राम को देखा, तो अव्वल तो देखिए करीब 25 टाइटल हैं, जिसमें हम्म से 14 सीरीज हैं, 6 फिल्में हैं और 5 शो हैं। और जब स्वाभाविक है कि जब आप इंडिया में काम करेंगे तो बॉलीवुड की छाप तो रहनी ही है, उसके बगैर ये चीज हो नहीं सकती। मगर खास बात ये इस बार नजर आई कि ऐसा लगा कि पूरा बॉलीवुड जो है और बॉलीवुड के जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर भी जो हैं, वो धीरे धीरे जो है बॉलीवुड एक तरीके से छोड़कर नेटफ्लिक्स की शरण में चले गए। ऐसा लग रहा है कि सारा काम जो है अब नेटफ्लिक्स के लिए हो रहा है। और सबसे बड़ा आकर्षण तो शाहरुख खान ही थे, जो खुद अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, उसका आर्यन खान का जो शो आने वाला है, वो हम्म। उसके लिए पहुंचे थे। तो शाहरुख खान और उसके अलावा धर्मा प्रोडक्शंस जो है वो तमाम फिल्में और शो यहाँ लेकर आ रहा है। शाहरुख जी खान की कंपनी रेड चिलीज है, उसका रिकॉर्ड में देख रहा था, क्योंकि जी। कोई इस बार तो आर्यन आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान ज्यादा है। लेकिन उससे हाँ। पहले उन्होंने लगभग आधा दर्जन शो और फिल्में जो है नेटफ्लिक्स के लिए पिछले 2 एक साल में बनाई हैं। करण जौहर हम्म की ने तो अलग से धर्मेटिक्स ही बना दिया है, जो वेब सीरीज, मतलब जिसमें वेब सीरीज बनेंगी, जिसमें ओटीटी के लिए फिल्में बनेंगी। वाईआरएफ जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस कहलाता है बॉलीवुड का अभी भी, तो वो भी जो है ओटीटी पर आके जो है बहुत कमिटेड ढंग से काम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हो ये रहा है कि थिएटर में फिल्में नहीं आ रही, थिएटर में ढंग का कंटेंट नहीं आ रहा। तो ऐसा हाँ लग रहा है कि बॉलीवुड का पूरा जोर जो है अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, उसमें भी नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दुनिया भर की जो ऑडियंस है उसको केटर करने की कोशिश है। लेकिन अगर ये चलेगा कि आप बॉलीवुड के लिए फिल्म नहीं बनाएंगे, आप ओटीटी के लिए फिल्म बनाएंगे, तो बॉलीवुड कैसे चलेगा, वो सिनेमाघर कैसे सरवाइव करेंगे? इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम पहले तो यह समझ लें कि नेटफ्लिक्स पर या अमेजॉन पर या कहीं पर भी जब हम कंटेंट लेकर आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है। नेटफ्लिक्स के सीईओ ने यह बात कही थी कि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है नींद। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को नींद ना जी। आए, वो सोते समय भी नेटफ्लिक्स देखें। अब जब हम इतने बड़े मैदान में जंग करने उतरे हैं कि हम हमारे सामने समय की कोई बाधा नहीं है भाई। नेटफ्लिक्स पर कितने ही हजार घंटे का कंटेंट हो सकता है, लेकिन अब लोग देखेंगे कैसे, लोगों के पास समय उतना ही है। तो ये जो बहुत बड़ा कंपटीशन है, बॉलीवुड जो अब नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो गया है, एक तरह से घुटने टेक दिए हैं नेटफ्लिक्स के आगे, या हम यूं कहें कि ओटीटी के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरेंडर मोड है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप एक शहर में समोसे की दुकान है आपकी, आप समोसे बेचते हैं, आप सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 12 बजे तक आपके दुकान पे समोसे बिकते हैं। और उसी शहर में एक मॉल आता है जो कहता है कि भाई आप अपनी ये वाली दुकान बंद कर दो और अब आपकी दुकान जो है मेरे मॉल के अंदर लगेगी। तो वो क्या करता है मॉल वाला कि आपके ग्राहकों को अपने मॉल के अंदर ले जाता है, फिर उसमें वो आपको अपनी बंदिशों में रखेगा, भाई 7 बजे के बाद नहीं आप खोल सकते, आप इस तरीके का इतना दाम रखोगे, आप यही करोगे। तो एक तरह से वो आप अपने धंधे को बेच देते हो उस मॉल वाले को। तो वही बड़े स्तर पर यहां हो रहा है कि बॉलीवुड ने अपना धंधा ओटीटी को बेच दिया है, उनकी शर्तों पर काम कर रहे हैं। और जो दर्शक है उसके पास लिमिटेड करेंसी है। करेंसी हम यहाँ पे समय को मान लेते हैं, पैसे को नहीं मानते, क्योंकि पैसा तो यह कि अब कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं 199 में महीने भर नेटफ्लिक्स देखता हूं तो 199 में तो मैं एक बार फिल्म भी नहीं देख पाता हूं। कई बार मुंबई शहर की बात करूं, उपनगरों की, तो यहाँ तो 250-300 रुपए के टिकट है, वो भी एक आदमी का। वो तो 199 पूरा घर देख रहा है, सुबह से रात तक देख रहा है। तो अब मैंने कितनी सारी अपनी सरेंडर मोड पर आ गया। एक तो जो कंटेंट में सिनेमा घर के लिए बना रहा था उसको मैंने किया मैं नेटफ्लिक्स के लिए बनाऊंगा। नेटफ्लिक्स उसको बहुत कम दाम पर बेच रहा है और सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो 199 रुपए महीने का निकालता है और महीने भर देखता है, वो नहीं, उसका पूरा परिवार।
तो हम कहीं ना कहीं, एक तो हमने अपनी दुकान खत्म कर दी, अपना बिजनेस खत्म कर दिया, हम दूसरे की टर्म्स पर आ गए, हम घुटने टेक चुके हैं, हम आपके मोहताज हो गए, और धीरे धीरे हमने दर्शकों को भी एक एक बहुत ही सीमित उसमें बांध दिया कि आइए साहब आप यहां देख लीजिए हमारा सब कुछ जो देखना है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मुझे गेन दिख रहा है वो मुझे नेटफ्लिक्स का दिख रहा है, मुझे इसमें गेन दर्शकों का भी दिख रहा है, जिनको घर बैठे कंटेंट देखने की आदत है, जिन्हें नहीं जाना सिनेमा घर, जो नहीं पैसा खर्च करना चाहते। हाँ, बड़े पर्दे के अगर आप शौकीन हैं तो आपके लिए नुकसान है कि भाई बड़े पर्दे का कंटेंट मुझे देखने का शौक था तो बड़ा पर्दा तो खत्म हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें जो सबसे ज्यादा फायदे में मुझे दिखाई दे रहा है वो नेटफ्लिक्स या ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमारे देश के इतने बड़े बिजनेस को बहुत सस्ते में, बल्कि यूं कहूं कि मनमाने दामों में खरीद कर अपनी पॉकेट में रख लिया है और अब उसको अपने इशारों पे नचा रहे हैं। और इशारों पर नाचना तभी होता है जब आप बहुत कमजोर होते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो गायब हो जाती है, जाहिर आप जाहिर। एकदम से घुटने पर आ जाते हैं और घुटने से भी ज्यादा जो है वो रेंगने लगते हैं। तो वो हाँ स्थिति बन गई है। और ये थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए होता है कि देखिए, ओटीटी तो चलिए पहले से थे और कोरोना के दौर में वो बहुत तेजी से फ्लरिश हुए, तो पहले हाँ हाँ उसको उस चुनौती की तरह नहीं देखा जा रहा था। हाँ। मगर ठीक है, जब भी अगर ऐसा मार्केट होता है, और बॉलीवुड तो ब्रांड था ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिल्कुल। होने के साथ एक ब्रांड था, आपके हाँ देश की हाँ पहचान था, एक कल्चरल पहचान के रूप में हाँ हाँ इस्टेब्लिश हाँ हो गया था पूरी दुनिया में। अब हाँ हाँ ऐसे में ये खतरा कि मतलब आपके पूरे बॉलीवुड को अगर नेटफ्लिक्स ओन कर लेता है, अमेजन कर हम्म, लेता है, हाँ हाँ जियो हाँ जो है वो है, या मतलब मान लीजिए थोड़ा सा उसके बाद में जी वगैरह, मतलब सारी फिल्में वहां इन लोगों के लिए बनने लगे, इन हाँ लोगों की तरफ से कमीशन होने लगे चीजें, तो हाँ बॉलीवुड में उसका अपना रह क्या गया। और अब इसमें एक खतरा ये भी है कि जब इस तरह से कुछ चुनिंदा कंपनियां जो होती हैं, क्योंकि ये हाँ हायर लेवल पे ये सारा गेम होता है, तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर तो वैसे ही खत्म हो चुका है इन सब के बीच में। तो जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनती थी, उनका तो हम्म, बाजार भी खत्म हो जाए, क्योंकि जब सारी फिल्में ही नेटफ्लिक्स पर, अमेजन पर और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बननी है, उनके लिए बननी है, वहां जानी है, तो बाकी फिल्मों का क्या होगा जब वहां होगा सारा कुछ गेम। तो थिएटर क्या करेंगे, ये जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स जो हैं मॉल के अंदर बने पड़े हैं, तो कई खाली रह जाएंगे, इनके पास तो वैसी बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि 365 दिन में से 65 दिन भी ढंग के ऐसे नहीं होते हैं कि जब इनके हॉल पूरे भरे रहे और दर्शक खचाखच भर कर वहां पर टूट पड़े सिनेमा देखने के लिए। तो ये स्थिति है। और जो आप सरेंडर वाली बात कह रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि अब रीढ़ की हड्डी नहीं, एक दौर ऐसा था कि जब टीवी आया था और एक हम्म, टीवी की जो क्रांति हुई थी, तो उस दौर में कहा गया था कि टीवी जो है सिनेमा के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि वो भी धीरे धीरे 24/7 चलने लगा, वहां भी हम्म, एंटरटेनमेंट चैनल खुल गए। हालांकि जैसे यहाँ ओटीटी पर वेब सीरीज आई, वहां वो सीरियल आने लगे। तब ये कहा गया था कि भाई ये बॉलीवुड के लिए बड़ी चुनौती होगा। लेकिन तब देखिए, बॉलीवुड में उस दौर को याद कीजिए, 90s का वो था, जी प्रोड्यूसर्स में एकता दिखती थी, जबकि वहां ऐसे बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं थे, वहां इंडिपेंडेंट मेकर ज्यादा थे, कुछ हाँ चुनिंदा छोटे बड़े थे, लेकिन सब मिलकर कहते थे कि नहीं, हम टीवी का मुकाबला करेंगे। टीवी को उन्होंने कहा कि अरे ये तो बुद्धू बक्सा कहते थे कई लोग, छोटा पर्दा हाँ है, बुद्धू बक्सा है, ये कह के हाँ हंसी उड़ाएगी। हाँ आज तो वो बुद्धू बक्सा बहुत बड़ा, आज तो पॉकेट मोबाइल आ गया भाई, मतलब उससे 10 गुना हाँ छोटा स्क्रीन है, और आप हाँ उसका हाँ मुकाबला नहीं कर पा रहे। इच्छा शक्ति हाँ ही नहीं दिखती कि हमको हाँ इसका मुकाबला भी करना चाहिए। आपने पूरा सरेंडर कर दिया। तो हमें तो ये लगता था कि चलिए आप चुनो, ये शुरू में जरूर ओटीटी जब हम्म, एकदम से फैलने लगा कोरोना के बाद में, तो कुछ लोगों ने कहा बॉलीवुड में, अरे ओटीटी से क्या होता है, बड़ा धिक्कार रहा उसको भी, अरे इस पे हम्म, कौन फिल्म देखेगा, इस पे थोड़ी हम फिल्में देंगे। लेकिन हम्म, कोरोना के बाद में वो सारी चीजें होने लगी, और होते होते अब तो ये होने लगा है कि पूरा बॉलीवुड ही जो है वो पूरा ओटीटी पर, और नेटफ्लिक्स जैसा जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, एक तरीके से हम्म। पूरा सरेंडर ही कर दिया। उनके मंच पर सारे सितारे दिखाई देते हैं, या फिर वो काम करने के लिए लालायित दिखाई देते हैं। सारे प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड के बड़े जो हैं उनके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो ये तो बॉलीवुड के खत्म होने जैसी स्थिति बन रही है। देखिए, हम शायद जिस स्तर पर अभी सोच पा रहे हैं ये उस स्तर पर सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना आसान रास्ता चुन लिया है। आज हम जिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड नहीं रह जाएगा, बड़ा पर्दा नहीं रह जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये उस स्तर पर या तो जाकर सोचना नहीं चाह रहे हैं,
या इन्होंने अपने कुछ आसान रास्ते खोज लिए हैं कि इनको इस तरफ देखना नहीं है। देखिए, ये जो बात हमने कही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत गूढ़ बात हो। साफ दिख रहा है, आप खुद चलकर जा रहे हैं वहां पर। जो एक जमाने में बड़े पर्दे का हीरो, बड़े पर्दे का स्टार और बड़ा एक भेदभाव चला करता था इंडस्ट्री में, जब राजीव खंडेलवाल आए इंडस्ट्री में, कह रहे भाई ये छोटे पर्दे का है, बहुतों को कहा गया। और ये कहा गया कि जिस तरीके का मिथ जो था थोड़ा शाहरुख खान ने कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर पहुंच गए, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी कहा गया कि छोटे से बड़े पर पहुंच गए। एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, एक ऐसी खाई सी रहती थी कि यार ये तो टीवी स्टार है, ये कहाँ बड़े पर्दे स्टार। तो अब तो वो चीज भी खत्म हो गई। लोगों ने तमाम तरह की बातें कही कि भी देखो, सलमान खान भी बिग बॉस में टीवी पर आ गए, अमिताभ बच्चन भी टीवी पर आ गए, आमिर खान भी आ गए टीवी पर, कौन बचा जो टीवी पर नहीं आया, ऐसी तमाम बातें कही गई। अनिल कपूर बहुत लेट आए थे लेकिन वो भी आ गए। तो ये सारी परिभाषाएं, ये सारे वर्गीकरण, ये सारा कैटेगराइजेशन इन्होंने रखा जब तक इनको लगता था कि एक हो सकता है। अब ये उस सबको पूरी तरह से भुलाकर अब ये मनी मेकिंग मशीन में लग गए हैं, और इस मनी मेकिंग मशीन में इनको सिर्फ ये दिखाई दे रहे हैं और इनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख खान के सामने इस समय ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये नहीं है कि मैं सिनेमा के लिए क्या करूंगा, उनके लिए कि मैं मेरे बच्चे के लिए क्या करूंगा। तो वो शाहरुख खान जो 30 साल पहले या 40 साल पहले सिनेमा करने के लिए दिल्ली शहर से निकला था, अब वो शाहरुख खान जो है बिजनेसमैन बन चुका है, एक श्रूड बिजनेसमैन जिसे अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े पर्दे के जरिए पैसा आएगा, या वोडका बेच कर आएगा, या जूते बेच कर आएगा, या शादी में नाच कर आएगा, या गुटखा बेच कर आएगा। तो जब आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, और आप उसके प्रति बिल्कुल मतलब अपने आप को उत्तरदायी नहीं समझते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं, तो इस शाहरुख खान का जन्म होता है, जो शाहरुख खान अभी आपके सामने खड़ा है, जो आर्यन के करियर के लिए, मैं सिर्फ बात शाहरुख खान का उदाहरण दे रहा हूं, पर शाहरुख खान की लाइन होते रहे, बाकी सब भी हैं। तो वो है, आमिर भी है आज। हाँ, आमिर भी हैं। और दूसरी क्या है, आज भाई देखिए, आपको भी मालूम है, आज नहीं कल इब्राहिम अली खान भी फ्लॉप होके नेटफ्लिक्स का रुख करने वाले हैं। बड़े पर्दे पर नहीं चलेगी दुकान, न जुनैद की चलने वाली है, और अब ये लोग सब धीरे धीरे वहीं डाइवर्ट होंगे। तो मतलब ये सब के सब लोग सिनेमा के लिए काम ना करते हुए, सिनेमा से इन्होंने नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कमाई है, जगह भी बनाई है, लेकिन अब वहां से इनका फोकस हटकर अब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल दुकान चलाने पर है, और इसके लिए किसी की गुलामी भी करने को तैयार हैं। इनके मन में वो बात नहीं। आज हमें शायद याद आते हैं वो लोग, अगर वो लोग आज होते, आज राज कपूर होते, गुरुदत्त होते, देवानंद होते, सत्यजीत रे होते, बिल्कुल, तो शायद उनकी कुछ और सोच, कुछ और वो होती। लेकिन इनमें, इस जनरेशन में तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। शाहरुख खान से अगर हम पिछली जनरेशन की बात करें तो वो तो अब कोई इक्का दुक्का ही बचे हैं जो सक्रिय हैं। अब ऐसी स्थिति में सक्रिय तो नहीं है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अब इनको ना तो कोई राह दिखाने वाला है, ना इन्हें वो राह देखनी है। इनके अब पर्पस, मकसद सब बदल चुके हैं। सिनेमा पहले जो लोग उसमें काम करते थे उनके लिए बड़ा गर्व का विषय था, बड़ा गौरव का विषय था कि हम फिल्म बनाते हैं, हम फिल्म में काम करते हैं, एक बड़ा आर्ट है ये। वो सारी चीजें जो है पिछले 2-2.5 दशक में खत्म हो गई, और सिनेमा एक रिस्क भी है, और रिस्क होती थी तो पूरी सावधानी से और पूरी ईमानदारी से काम किया जाता था। अब वो सारी चीज जो है, रिस्क उठाना इन्होंने बंद कर दिया है। कंटेंट पे इनको काम नहीं करना, फॉर्मूले ढूंढने हैं, रीमेक करना है, या किसी के राइट्स लेके उसको जो है थोड़ा बहुत बदल के बना लेना है। एक तो रिस्क लेना बंद कर दिया, तो सिनेमा बनाना बंद कर दिया। आपने राज कपूर साहब की बात की, वो अपने सिनेमा को इतना ऊंचे लेवल पर रखते थे और वो बड़े पर्दे के लिए ही मानते थे कि उनके जीते जी शायद कोई भी फिल्म उनकी टीवी पर नहीं दिखाई गई। दूरदर्शन का जमाना था वो, और लोग इंतजार करते थे, बात करते थे, अच्छा कभी राज कपूर की फिल्म भी टीवी पर आएगी। नहीं आती थी, उन्होंने नहीं, इवन चित्रहार में उनकी फिल्म का कोई गाना कभी नहीं दिखता था जी। और लोग कहते थे अरे यार, है ना। तो वो भी दौर था। लेकिन अब तो ये दौर है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सब कुछ जो है आपके सामने पैसे के लिए हो रहा है, और पैसे के लिए सिनेमा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग के लिए उसको यूज करना, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यूज करना शुरू कर दिया है, और इसी ब्रांडिंग के चक्कर में इन्होंने पूरे सिनेमा को और फिल्म इंडस्ट्री को भी खत्म कर दिया। अब ये जो है पिछले 2-2.5 दशक से जो पूरा
ब्रांड के रूप में, स्टार के रूप में काम करते उन्होंने जितना कुछ भी कमाया है, अब वो उसको जो है बहुत सेफ ढंग से जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये उस पर काम कर रहे हैं कि ये स्टारडम जो है वो भी उनको जो है बपौती के रूप में मिल जाए। और यही वजह है कि शाहरुख खान जो है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कहते हैं कि भाई आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है उसका अगर 50% भी मेरे बेटे और बेटी को दे देंगे तो उसमें काम चल जाएगा। तो अब काम चल जाने वाली स्थितियां देखी जा रही है और सारा ही मामला काम चलाऊ ढंग से किया जा रहा है। नजर बस इतना रखा जा रहा है उस पर कि पैसा आता रहे, माल आता रहे। तो पूरा मामला माल पे टिक गया है। देखिए, माल तो बॉलीवुड में सिगरेट को कहा जाता है, ये हमें दीपिका पादुकोण ने बताया था। तब से हम सिगरेट को देखते ही हमें माल शब्द याद आ जाता है। रही बात नेटफ्लिक्स की, तो आप देखिए कि अमेरिका से आने वाला एक ब्रांड, बिल्कुल आप याद करिए कि आज से 300 साल पहले जो हुआ था भारत के साथ वही हो रहा है कि हमारे यहाँ फसलें होती थी, मसाले होते थे, हमारी जमीन में पैदावार थी, और एक जमाना वो ब्रिटिशर्स का कि वो आते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ तो लोग बड़े फल फूल रहे हैं, आओ यहाँ कब्जा किया जाए और इनके बिजनेस को कैप्चर करके और खुद अपनी जेबें भरी जाएं। आज ये नए जमाने की गुलामी है, ये एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री पे इसी तरह से आप समझिए कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेज या अमेरिकन आ गए हैं, जो इस तरह से हमारी लहलाती फसल को देखकर कहते हैं अब हम इसको अपने हिसाब से करेंगे, अब ये समोसे की दुकान हमारे मॉल में लगेगी, अब इससे हमारा नाम होगा, अब मेहनत तुम करोगे, नाम हमारा होगा। शाहरुख खान जिन्होंने बड़ी मेहनत से इतने सालों में अपना नाम बनाया बॉलीवुड फिल्मों के जरिए, उन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बदौलत जहां उनकी फिल्में चलती थी, मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की जब बाजीगर, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऐसी फिल्में बनती थी जिसके वो हीरो हुआ करते थे। तब कोई नेटफ्लिक्स नहीं जानता था, तब कोई कुछ नहीं जानता था। वहां से बनाई हुई अपनी साख उन्होंने नेटफ्लिक्स जैसे ब्रांड को बेच दी। मैं बार बार शाहरुख खान का एग्जांपल जरूर दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं जिक्र सभी का करना चाह रहा हूं जो कि घुटने टेक रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आगे। और ये तमाम जो लोग हैं ये नहीं जानते कि ये लोग बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये लोग तो चंद सालों में स्क्रीन से और इस दुनिया से बिल्कुल चले जाएंगे। देखिए, सब जो जिसने जन्म लिया है उसको ऊपर जाना है, हम सब भी ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो इनसे जरूर सवाल पूछेगी कि आपने इतना बड़ा साम्राज्य अपने उस पर बनाया था और आपने क्यों किसी के यूं हवाले कर दिया, जस्ट बिकॉज कि आप जो है कंटेंट के लेवल पर कुछ प्रयोग नहीं कर पाए, इसलिए आपने अपनी समोसे की दुकान उस मॉल को बेच दी। आज आपका समोसा उस मॉल की शान बढ़ा रहा है और आपके पास अपना कुछ भी आधार नहीं है। ये है इनका सच। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये तो ओटीटी की बात है। ये जो सारी बातें आपने कही है इनकी गुलामी स्वीकार करने वाली, और इस इंडस्ट्री में जो अंदर से जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है वो भी जो विदेशी कॉरपोरेट हाउस जब बॉलीवुड में घुसे थे तब से शुरुआत हुई थी। और तब भी हमने इस खतरे को भांपा था कि शायद ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है फिल्मों का काम करने का, बनाने का, ये कॉरपोरेट के नाम पे उसको ध्वस्त कर दें और उसके बाद जो है सिर्फ अपने तरीके का सिनेमा बना। और हमने देखा है कि कॉरपोरेट्स के आने के बाद में जो इंडिपेंडेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके कंधों पर टिकी हुई जो इंडस्ट्री थी, जो फाइनेंसर्स जो पैसा लगाते थे उनके पैसों पर जो कुछ टिका हुआ था, वो सारा इन्होंने ध्वस्त कर दिया। और सिर्फ उसमें एक ही चीज हुई जिसको ये बहुत पॉजिटिव मानते रहे कि यार सारा लेखा जोखा बराबर होता है, चेक का जो लेखा जोखा होता है, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं होता था, पार्ट्स में फिल्में बनती थी, पार्ट्स में पैसा आता था। पर अब यहाँ इनको हो गया कि नहीं, एक बार में सारा बजट क्लियर हो जाता है, एक बार में चेक क्लियर हो जाता है, एक बार में स्टार को मोटी रकम मिल जाती है। और यही विदेशी कॉरपोरेट्स जो आए इन्होंने ही जो है बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं सो कॉल्ड, इनको सिर चढ़ाया। इन्होंने 3-3 फिल्मों के लिए 300 करोड़ रुपए देकर जो इनको साइन किया और इनके दिमाग खराब की कि अच्छा आपको 3 फिल्म के लिए 300 करोड़ रुपए मिल सकता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप 3 साल में एक फिल्म कीजिए, 2 साल में एक फिल्म कीजिए, 1 साल में एक फिल्म कीजिए, सिर्फ पैसा बनाइए। तो वो जो आई थी कंपनीज और वो अब लौट भी चुकी, ताले भी लग गए उनके ऊपर। तो उसने आकर तो बर्बाद किया ही, लेकिन उसके बाद जो है अब ये ओटीटी आए हैं, तो वो जो ध्वस्त करके गए थे उसके बाद ये जो सारा मटियामेट हुआ है। और आप देखिए वही वो दौर था, उन लोगों ने जिस तरह की फिल्में बनाई, वो जो पिछले 2-2.5 दशकों की फिल्में,
सारी कहानियां भारतीय जमीन से हटती हुई धीरे धीरे एनआरआई के नाम पे विदेश में पहुंची, शूटिंग विदेश में, कैरेक्टर विदेश के, कहानियां विदेश की, यहां से सारा कुछ काट दिया गया। और अब जब दर्शक कहता है अपनी कहानी कहां है, तो इनके पास कुछ नहीं है। और फिर उस पर अभी ओटीटी आ गए हैं, जो जिस तरह से आप बता रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गुलामी एक नए तरह की है। देखिए, मुझे ब्रिटिशर्स का जमाना याद आ रहा है, आप जब बोल रहे थे, और मैं अंग्रेजों की दुनिया में चला गया था उस जमाने में जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था। वो पहले कुछ लोगों को बुलाते थे, उन्हें अंग्रेजी सिखाते थे, उन्हें उपाधियां दी जाती थी राय बहादुर की, उन्हें अंग्रेजी चाल चलन सिखाया जाता था, उनको समाज के बीच उन्हीं के समाज से काट कर उनको एक ऐसा बताया जाता था कि अरे आपसे तो गोरा डायरेक्टली बात करता है, आप तो गोरों की लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्हें उनकी जगह से काटा जाता था, उन्हें खास है ये एहसास कराया जाता था, और फिर धीरे धीरे वही लोग अपने भारतीय भाई बहनों पर कोड़े चलाते थे, और उसके बाद वो एक अलग बन जाते थे। धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा, यहां एंग्लो इंडियन भी हमने देखे, और फिर आज हम अपने ही देश में देखते हैं कि कितना सारा विभाजन है। तो ये कोई एक दिन में हुई प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले बाहर की कंपनीज आई, मोटा पैसा ऑफर किया, आदत खराब की, कल्चर बिगाड़ा, फिर धीरे धीरे आप उस विदेशी जो सिस्टम है उसके आदी हुए, फिर गुलाम हुए, अब आप उसके मोहताज हैं, और अब आप उसके पूरी तरीके से गुलाम हैं। अब आपके गले में पट्टा है जो दिखता नहीं है, लेकिन जो दर्शक हैं उनको आपके गले में पट्टा दिख रहा है, शाहरुख खान के गले में भी दिख रहा है, हमें सैफ अली खान के गले में भी दिख रहा है, और सबके गले में दिख रहा है, जो सीधे वहां पर खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आप जो हैं हमारे माई बाप हैं। तो अब इन्होंने खुद स्वीकार किया है, और मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि इनके साथ धोखे से हुआ है, क्योंकि जो शख्स पैसे लेकर गुटखा तंबाकू बेच दे, जो शख्स पैसा लेकर किसी की शादी में दाल चावल परोस दे या ठुमके लगा ले, वो ये नहीं कह सकते कि देखो हमारे साथ धोखा हो गया। उन्होंने जानबूझकर ये जूतों की माला अपनी खुद गले में पहनी है। अब इनके गले में जूते की माला जो आई है, वो ये नहीं कह सकते कि किसी और ने डाल दी। इसका न्योता, इसकी दावत इन्होंने खुद दी है, अपने इस हश्र के जिम्मेदार खुद है। और बिल्कुल सही, और सिर्फ बड़े नहीं, जो लोग अब पहली बार प्रोड्यूसर बनने का मौका पा रहे हैं, वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के साथ में काम कर रहे हैं। जो कल परसों जो लिस्ट जारी हुई, उसमें एक फिल्म जो है राजकुमार राव और उनकी पत्नी जो है प्रोड्यूसर बन गए हैं। टोस्टर नाम की फिल्म है शायद। अब वो पहली बार फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वो बॉलीवुड के लिए फिल्म नहीं बना रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बना रहे हैं। कृति सेनन प्रोड्यूसर पे लगे लाल फीते हैं सर, ये इनके कंधे पे लगे लाल फीते हैं जो दिख रहे हैं। कृति सेनन ने फिल्म बनाई थी, वो नेटफ्लिक्स के लिए बनाई थी, बॉलीवुड के लिए नहीं बनाई थी। आलिया भट्ट प्रोड्यूसर बनी थी, बॉलीवुड के लिए नहीं बनी, नेटफ्लिक्स के लिए बनी थी। तो आप सोचिए, बिल्कुल सही, ये लाल फीते हैं उनके कंधे पे, दिखाएंगे देखो हमने नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बनाई, कमाया बॉलीवुड से, बने बॉलीवुड से, फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं, और वो बॉलीवुड का है। देखिए रवि, ये बहुत बड़ा धोखा है उस आदमी के साथ जो कानपुर में, जबलपुर में, इंदौर, भोपाल में, मेरठ में, लुधियाने में बैठा है, जो सिंगल स्क्रीन में आपकी पिक्चर देखने जाता था। ये आपने उसके साथ धोखा किया है, और आप अब एक तरह से अपने देश के साथ भी धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो एक फलती फूलती इंडस्ट्री थी, जिसमें वो पॉपकॉर्न वाला, वो मूंगफली वाला, वो चने वाला, वो चाय वाला, वो कॉफी वाला, वो ठंडा वाला, वो छोले भटूरे वाला, वो सब कमाते थे। मुझे याद है मेरे होम टाउन में बरेली में एक छोले चावल वाला था, तो उसकी बड़ी बढ़िया दुकान चलती थी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर थिएटर के आगे बैठता था, तो सब वहां जाते थे। और ऐसे में एक ठली वाले का जिक्र करूं, जाने कितने लोगों की रोजी रोटियां चलती थी, बिल्कुल जाने कितने साइकिल स्टैंड वाले, पान वाले। मेरा तो बचपन ही एक सिनेमा हॉल के पास बीता है जहां मैं रहता था, वो वहां सिनेमा हॉल था, वही चलता था। हमने उसको देखा, उस कल्चर को, कि कितना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चलती थी उसके आसपास। कितने लोग उसकी रोजी रोटी करते थे कि भाई कभी बच्चन की फिल्म लगेगी, धर्मेंद्र की फिल्म लगेगी, राजेश खन्ना की फिल्म लगेगी। लेकिन आज वो आपने सबको ठेंगा दिखाकर आपने अपनी दुकान अलग खोल ली, ना आपने अपना उत्तरदायित्व निभाया उस इंडस्ट्री के प्रति, ना उस देश की जनता के प्रति, और ना ही उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपको इतना बड़ा बनाया, जो आप आज इस काबिल हुए हैं कि आज नेटफ्लिक्स वाले आपके कंधे पे लाल फीता पहनाना भी चाहते हैं, इच्छा भी रखते हैं, आपको खड़ा भी करते हैं, आपको अपने दफ्तर में बुलाते हैं, या आपको इस लायक समझते हैं कि आप पर चंद पैसे खर्च किए जाएं। और न केवल ये, अगली जनरेशन भी आप देखिए ना,
मतलब जैसे सैफ अली खान अगर परसों मंच पर थे नेटफ्लिक्स के, तो उनके बेटे की पहली झलक भी जो है लोगों ने वहीं देखी। उसकी जो फिल्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है नादानिया, वहां डेब्यू होगा, उसका गाना वहां देखा, पहली बार देखा कि उनका बेटा कैसा दिखता है, एकदम वो डुप्लीकेट दिखता है, वो एक अलग बात है, वहां पहली बार देखा। आप देखिए शाहरुख खान की बेटी लॉन्च हुई तो नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुई, खुशी कपूर जो है श्रीदेवी की बेटी जो अभी आने वाली वो भी वहां लॉन्च हुई, आमिर खान ने भी अपने बेटे को जो है ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया। मतलब ये सेफ रास्ते, मतलब सीधे सीधे बता रहे हैं कि बॉलीवुड या हिंदी का दर्शक नहीं, आपको तो इंटरनेशनल लॉन्चिंग देते हैं, आपको इंटरनेशनल फेस बनाते हैं। मतलब सारा कुछ यहीं से सारी चीजें करके आप एक स्ट्रेटेजी के तहत कहिए या जो भी कहिए, आपको हिंदी के दर्शकों में, हिंदी के सिनेमा में भरोसा नहीं है, आप वहां जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये पूरा जो नेपोटिज्म भी जो है पूरा ये पूरा बड़े लेवल पर जो है वो इंटरनेशनली हो, हिंदी सिनेमा की जो पहचान है वो इन्हीं की जो अगली पीढ़ी है उनसे बने। अब इनकी वजह से हुआ ये है कि नेटफ्लिक्स जो है वो इन्हीं बड़ी कंपनियों के साथ काम करता है, जो ये सारे रसूखदार हैं, जो बॉलीवुड के जो क्रीमी लेयर है। तो जो नए आउटसाइडर आते हैं, जो चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर या कोई भी टैलेंट है, तो बॉलीवुड को तो आपने खत्म कर ही दिया, इसके दरवाजे तो आपने बंद कर ही दिए। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन तक भी उनकी पहुंच नहीं है, तो आपने इनको हर तरह से काट दिया है और सिर्फ खुद को जमाया है और अपनी अगली पीढ़ी के लिए वहां तक प्लेटफॉर्म बना दिया है। मुझे लगता है कि रवि जी, जितना हम विचार विमर्श कर रहे हैं और सोच रहे हैं, इतना तो इन्होंने सोचा भी नहीं। इन्होंने सबसे आसान रास्ता, इन्होंने घर बैठकर जो इनविटेशन आया उसको पहला इन्होंने स्वीकार किया, बिना ये सोचे समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब इन्होंने अपने करियर बना लिए और इन्हें यह भी पता है कि इनकी संतान कितनी लायक है और इनकी लायक संतान को कौन देख सकता है और कौन बना संवार सकता है। तो इन्होंने तो ये बहुत ही सस्ता समझौता किया है और ये सस्ता समझौता, इनकी गाड़ी तो ठीक है, आधी तो निकल गई, आधी निकल जाएगी, बच्चों का जो होना हाना था वो हो ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के तौर पर अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने दिया है और एक तरह से इन्होंने धोखा भी दिया है, अपनी जिम्मेदारी नहीं भी निभाई है, आगे आने के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स खराब कर दिए हैं और एक दुनिया के सामने एक बहुत खराब मिसाल खड़ी की है। आने वाला जो समय है वो इन्हें माफ नहीं करेगा और इनसे सवाल पूछेगा। तो ऐसे में अब सवाल यही बचा रह जाता है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, जबकि ये लोग सब घुटने टेक चुके हैं, वहां एकदम उनके दरबार में हाजिर नजर आए हैं, तो बॉलीवुड ब्रांड और बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्या ये दोनों खत्म हो जाएंगे या फिर ये बचेंगे? तो कैसे बचेंगे, इनको कौन बचाएगा? अब इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, जब गलत लोग घर में घुस जाते हैं तो उनको निकालना पड़ता है, गलत लोग इंडस्ट्री में घुस जाते हैं तो उन्हें निकालना पड़ता है। अब इनको निकालकर जो नई पौध आएगी वही एक मात्र रास्ता होगी जो आपको स्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि इनको तो ठीक नहीं कर पाएगा कोई। मतलब अगर आप ये सोचें कि हृदय परिवर्तन होगा शाहरुख खान का या किसी बड़े स्टार का जिनके बच्चे नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हो रहे हैं, जिनके आने वाले प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनको तो मुंह लग चुका है, ये उनको मुंह लग गया है, वो तो नहीं हटने वाले हैं। लेकिन हाँ, अब जो नई पौध आएगी, मुझे लगता है कि जो नई पौध आएगी, यहां फिर एक और किसी वक्त में आगे जाकर कैटेगराइजेशन शुरू होगा कि भाई नॉन ओटीटी सिनेमा, जो एक बड़े पर्दे का सिनेमा, जो ये टीवी और बड़े पर्दे में करते थे, वो अब टीवी की जगह तो ओटीटी ले चुका है, तो नॉन ओटीटी और ओनली ओटीटी वाला मामला बनेगा आगे जाकर। लेकिन उस तक पहुंचने में बहुत सारे दर्शकों का भी श्रम लगने वाला है, जो ये कहेंगे कि नहीं यार, हमको तो बड़े पर्दे की पिक्चर देखनी है, बड़े पर्दे पर देखना है। इसमें वक्त लगेगा। असल में क्या है कि गंदगी बहुत थोड़े से समय में आ जाती है, मिलावट बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन उसको छांटने में, साफ करने में लंबा वक्त लगता है। मुझे लगता है लंबा वक्त लगेगा, ये बहुत जल्दी ठीक होने वाला तो नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत स्वार्थ जो है वो सबसे ऊपर हो गया है, स्वार्थ सब पर हावी हो गया है। हाँ, इन हाँ। लोगों में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि ये मना कर दें कि हम अपनी फिल्म बनाएंगे तो 1 साल तक जो है ओटीटी को नहीं देंगे। और अब तो फिल्म नहीं देने की बात नहीं है, अब तो फिल्म ही उनके लिए बनाएंगे। तो कुल देखिए, मिलाकर यहाँ ये पे एक बात मैं हाँ, कहना चाहूंगा। जी, अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं एक बिजनेसमैन एंगल से, कि मैं अगर नेटफ्लिक्स हूं तो मैं 1 साल पुरानी पिक्चर क्यों दिखाऊं? ठीक बात है।
ये दूरदर्शन का जमाना नहीं है जो हम 90 के दशक में बैठकर 60 के दशक का सिनेमा देख लेते थे रविवार शाम को। बाई चॉइस देख लें तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन मजबूरी में देख ही लेते थे ना, कई बार नहीं भी समझ में आता था तो भी देख लेते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो नेटफ्लिक्स रहेगा कि मैं आपकी 1 साल पुरानी पिक्चर क्यों दिखाऊं, मैं तो अपने लिए कंटेंट बनाऊंगा ना, मेरी तो अपनी ऑडियंस है। आज आप अपना ऑडियंस बेस खो चुके हैं, आज आप मेरे पास आ रहे हैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं, अगर बॉलीवुड के लिए फिल्म बनेगी तो यहां मुफ्त में दिखाई जाएगी, बिल्कुल। जिसको ये लोग रेव शेयर बेसिस कहते हैं, क्योंकि टोटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जिसमें कभी ये सच नहीं बोलते हैं। तो सिनेरियो बहुत बदल गया है। बिल्कुल। अब इन्होंने सिनेमा हॉल में बना लिया है, अब इन्हें कुछ से तमाशा करके दिखाओ, अब हम तुम्हारे तमाशे बनेंगी। YRF जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस कहलाता है बॉलीवुड का अभी भी, तो वो भी जो है OTT पर आके जो है बहुत कमिटेड ढंग से काम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हो ये रहा है कि थिएटर में फिल्में नहीं आ रही, थिएटर में ढंग का कंटेंट नहीं आ रहा, तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का पूरा जोर जो है अब OTT प्लेटफॉर्म पर है, उसमें भी नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दुनिया भर की जो ऑडियंस है उसको केटर करने की कोशिश है। लेकिन अगर ये चलेगा कि आप बॉलीवुड के लिए फिल्म नहीं बनाएंगे, आप OTT के लिए फिल्म बनाएंगे, तो बॉलीवुड कैसे चलेगा, वो सिनेमाघर कैसे सरवाइव करेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम पहले तो यह समझ लें कि नेटफ्लिक्स पर या अमेजॉन पर या कहीं पर भी जब हम कंटेंट लेकर आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है। नेटफ्लिक्स के CEO ने यह बात कही थी कि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है नींद। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को नींद ना आए, वो सोते समय भी नेटफ्लिक्स देखें। अब जब हम इतने बड़े मैदान में जंग करने उतरे हैं कि हम हमारे सामने समय की कोई बाधा नहीं है, भाई नेटफ्लिक्स पर कितने ही हजार घंटे का कंटेंट हो सकता है, लेकिन अब लोग देखेंगे कैसे, लोगों के पास समय उतना ही है। तो ये जो बहुत बड़ा कंपटीशन है बॉलीवुड जो अब नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो गया है, एक तरह से घुटने टेक दिए हैं नेटफ्लिक्स के आगे, या हम यूं कहें कि OTT के आगे घुटने टेक दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरेंडर मोड है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप एक शहर में समोसे की दुकान है आपकी, आप समोसे बेचते हैं, आप सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 12 बजे तक आपकी दुकान पे समोसे बिकते हैं, और उसी शहर में एक मॉल आता है जो कहता है कि भाई आप अपनी ये वाली दुकान बंद कर दो और अब आपकी दुकान जो है मेरे मॉल के अंदर लगेगी। तो वो क्या करता है मॉल वाला कि आपके ग्राहकों को अपने मॉल के अंदर ले जाता है, फिर उसमें वो आपको अपनी बंदिशों में रखेगा, भाई 7 बजे के बाद नहीं आप खोल सकते, आप इस तरीके का इतना दाम रखोगे, आप यही करोगे। तो एक तरह से वो आप अपने धंधे को बेच देते हो उस मॉल वाले को। तो वही बड़े स्तर पर यहां हो रहा है कि बॉलीवुड ने अपना धंधा OTT को बेच दिया है, उनकी शर्तों पर काम कर रहे हैं, और जो दर्शक है उसके पास लिमिटेड करेंसी है। करेंसी हम यहाँ पे समय को मान लेते हैं, पैसे को नहीं मानते, क्योंकि पैसा तो ये कि अब कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं 199 में महीने भर नेटफ्लिक्स देखता हूं तो 199 में तो मैं एक बार फिल्म भी नहीं देख पाता हूं। कई बार मुंबई शहर की बात करूं, उपनगरों की, तो यहाँ तो 250-300 रुपए के टिकट है, वो भी एक आदमी का, वो तो 199 पूरा घर देख रहा है, सुबह से रात तक देख रहा है। तो अब मैंने कितनी सारी अपनी सरेंडर मोड पर आ गया। एक तो जो कंटेंट में सिनेमा घर के लिए बना रहा था उसको मैंने किया मैं नेटफ्लिक्स के लिए बनाऊंगा, नेटफ्लिक्स उसको बहुत कम दाम पर बेच रहा है, और सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो 199 रुपए महीने का निकालता है और महीने भर देखता है, वो नहीं उसका पूरा परिवार। तो हम कहीं ना कहीं, एक तो हमने अपनी दुकान खत्म कर दी, अपना बिजनेस खत्म कर दिया, हम दूसरे की टर्म्स पर आ गए, हम घुटने टेक चुके हैं, हम आपके मोहताज हो गए, और धीरे धीरे हमने दर्शकों को भी एक एक बहुत ही सीमित उसमें बांध दिया कि आइए साहब आप यहां देख लीजिए हमारा सब कुछ जो देखना है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मुझे गेन दिख रहा है वो मुझे नेटफ्लिक्स का दिख रहा है, मुझे इसमें गेन दर्शकों का भी दिख रहा है, जिनको घर बैठे कंटेंट देखने की आदत है, जिन्हें नहीं जाना सिनेमा घर, जो नहीं पैसा खर्च करना चाहते। हाँ, बड़े पर्दे के अगर आप शौकीन हैं तो आपके लिए नुकसान है कि भाई बड़े पर्दे का कंटेंट मुझे देखने का शौक था तो बड़ा पर्दा तो खत्म हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें जो सबसे ज्यादा फायदे में मुझे दिखाई दे रहा है वो नेटफ्लिक्स या ऐसे OTT प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमारे देश के इतने बड़े बिजनेस को बहुत सस्ते में, बल्कि यूं कहूं कि मनमाने दामों में खरीद कर अपनी पॉकेट में रख लिया है, और अब उसको अपने इशारों पे नचा रहे हैं। और इशारों पर नाचना तभी होता है जब आप बहुत कमजोर होते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो गायब हो जाती है, जाहिर आप जाहिर एकदम से
घुटने पर आ जाते हैं और घुटने से भी ज्यादा जो है वो रेंगने लगते हैं। तो वो हाँ स्थिति बन गई है। और ये थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए होता है कि देखिए, ओटीटी तो चलिए पहले से थे और कोरोना के दौर में वो बहुत तेजी से फ्लरिश हुए, तो पहले हाँ हाँ उसको उस चुनौती की तरह नहीं देखा जा रहा था। हाँ मगर ठीक है, जब भी अगर ऐसा मार्केट होता है, और बॉलीवुड तो ब्रांड था ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिल्कुल। होने के साथ एक ब्रांड था, आपके हाँ देश की हाँ पहचान था, एक कल्चरल हाँ पहचान के रूप में हाँ हाँ इस्टेब्लिश हाँ हो गया था पूरी दुनिया में। अब हाँ हाँ। ऐसे में ये खतरा कि मतलब आपके पूरे बॉलीवुड को अगर नेटफ्लिक्स ओन कर लेता है, अमेज़न कर हम्म। लेता है, हाँ 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 जियो जो है वो है, या मतलब मान लीजिए थोड़ा-सा उसके बाद में ज़ी वगैरह, मतलब सारी फ़िल्में वहाँ इन लोगों के लिए बनने लगे, इन हाँ लोगों की तरफ से कमीशन होने लगे चीज़ें, तो हाँ बॉलीवुड में उसका अपना रह क्या गया? और अब इसमें एक खतरा ये भी है कि जब इस तरह से कुछ चुनिंदा कंपनियां जो होती हैं, क्योंकि ये हाँ हायर लेवल पे ये सारा गेम होता है, तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर तो वैसे ही खत्म हो चुका है इन सब के बीच में। तो जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनती थी, उनका तो हम्म, बाजार भी खत्म हो जाए, क्योंकि जब सारी फिल्में ही नेटफ्लिक्स पर, अमेजन पर और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बननी है, उनके लिए बननी है, वहां जानी है, तो बाकी फिल्मों का क्या होगा? जब वहां होगा सारा कुछ गेम, तो थिएटर क्या करेंगे? ये जो बड़े-बड़े मल्टीप्लेक्स जो हैं, मॉल के अंदर बने पड़े हैं, तो क्या ये खाली रह जाएँगे? इनके पास तो वैसे ही बिज़नेस धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि 365 दिन में से 65 दिन भी ढंग के ऐसे नहीं होते हैं कि जब इनके हॉल पूरे भरे रहें और दर्शक खचाखच भरकर वहाँ पर टूट पड़े सिनेमा देखने के लिए। तो ये स्थिति है। और जो आप सरेंडर वाली बात कह रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि अब रीढ़ की हड्डी नहीं, एक दौर ऐसा था कि जब टीवी आया था और एक हम्म, टीवी की जो क्रांति हुई थी, तो उस दौर में कहा गया था कि टीवी जो है सिनेमा के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि वो भी धीरे-धीरे 24/7 चलने लगा। वहाँ भी हम्म, एंटरटेनमेंट चैनल खुल गए। हालाँकि जैसे यहाँ ओटीटी पर वेब सीरीज़ आई, वहाँ वो सीरियल आने लगे। तब ये कहा गया था कि भाई ये बॉलीवुड के लिए बड़ी चुनौती होगा। लेकिन तब देखिए, बॉलीवुड में उस दौर को याद कीजिए, 90s का वो था, जी। प्रोड्यूसर्स में एकता दिखती थी, जबकि वहां ऐसे बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं थे, वहां इंडिपेंडेंट मेकर ज्यादा थे, कुछ हाँ चुनिंदा छोटे बड़े थे, लेकिन सब मिलकर कहते थे कि नहीं, हम टीवी का मुकाबला करेंगे। टीवी को उन्होंने कहा कि अरे ये तो बुद्धू बक्सा, कहते थे कई लोग, छोटा पर्दा है, हाँ बुद्धू बक्सा है, ये कह के हाँ हंसी उड़ाएगी। हाँ आज तो वो बुद्धू बक्सा बहुत बड़ा, आज तो पॉकेट मोबाइल आ गया भाई, मतलब उससे 10 हाँ गुना हाँ छोटा स्क्रीन है, और आप हाँ उसका हाँ हाँ मुकाबला नहीं कर पा रहे। इच्छा शक्ति हाँ ही नहीं दिखती है कि हमको हाँ इसका मुकाबला भी करना चाहिए। आपने पूरा सरेंडर कर दिया। तो हमें तो ये लगता था कि चलिए आप चुनो, ये शुरू में जरूर ओटीटी जब हम्म, एकदम से फैलने लगा कोरोना के बाद में, तो कुछ लोगों ने कहा बॉलीवुड में, अरे ओटीटी से क्या होता है, बड़ा धिक्कार रहा उसको भी, अरे इस पे हम्म, कौन फिल्म देखेगा, इस पे थोड़ी हम फिल्में देंगे। लेकिन हम्म, कोरोना के बाद में वो सारी चीजें होने लगी, और होते होते अब तो ये होने लगा है कि पूरा बॉलीवुड ही जो है वो पूरा ओटीटी पर, और नेटफ्लिक्स जैसा जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, एक तरीके हम्म। से पूरा सरेंडर ही कर दिया। उनके मंच पर सारे सितारे दिखाई देते हैं, या फिर वो काम करने के लिए लालायित दिखाई देते हैं। सारे प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड के बड़े जो हैं उनके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो ये तो बॉलीवुड के खत्म होने जैसी स्थिति बन रही है। देखिए, हम शायद जिस स्तर पर अभी सोच पा रहे हैं, ये उस स्तर पर सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना आसान रास्ता चुन लिया है। आज हम जिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड नहीं रह जाएगा, बड़ा पर्दा नहीं रह जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये उस स्तर पर या तो जाकर सोचना नहीं चाह रहे हैं, या इन्होंने अपने कुछ आसान रास्ते खोज लिए हैं कि इनको इस तरफ देखना नहीं है। देखिए, ये जो बात हमने कही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत गूढ़ बात हो। साफ दिख रहा है, आप खुद चलकर जा रहे हैं वहां पर। जो एक जमाने में बड़े पर्दे का हीरो, बड़े पर्दे का स्टार, और बड़ा एक भेदभाव चला करता था इंडस्ट्री में, जब राजीव खंडेलवाल आए इंडस्ट्री में, कह रहे भाई ये छोटे पर्दे का है, बहुतों को कहा गया। और ये कहा गया कि जिस तरीके का मिथ जो था, थोड़ा शाहरुख खान ने कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर पहुंच गए, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी कहा गया कि छोटे से बड़े पर पहुंच गए। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, एक ऐसी खाई सी रहती थी कि यार ये तो टीवी स्टार है, ये कहाँ बड़े पर्दे। टीवी स्टार। तो अब तो वो बिल्कुल। चीज भी खत्म हो गई। अब तो वो चीज भी खत्म हो गई। लोगों ने तमाम तरह की बातें कही कि भी देखो, सलमान खान भी बिग बॉस में टीवी पर आ गए, अमिताभ बच्चन भी टीवी पर आ गए, आमिर खान भी आ गए टीवी पर, कौन बचा जो टीवी पर नहीं आया, ऐसी तमाम बातें कही गई। अनिल कपूर बहुत लेट आए थे, लेकिन वो भी आ गए। तो ये सारी परिभाषाएं, ये सारे वर्गीकरण, ये सारा कैटेगराइजेशन इन्होंने रखा
जब तक इनको लगता था कि एक हो सकता है, अब ये उस सब को पूरी तरह से भुलाकर अब ये मनी मेकिंग मशीन में लग गए हैं, और इस मनी मेकिंग मशीन में इनको सिर्फ ये दिखाई दे रहे हैं और इनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख खान के सामने इस समय ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये नहीं है कि मैं सिनेमा के लिए क्या करूंगा, उनके लिए कि मैं मेरे बच्चे के लिए क्या करूंगा। तो वो शाहरुख खान जो 30 साल पहले या 40 साल पहले सिनेमा करने के लिए दिल्ली शहर से निकला था, अब वो शाहरुख खान जो है बिजनेसमैन बन चुका है, एक श्रूड बिजनेसमैन जिसे अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े पर्दे के जरिए पैसा आएगा, या वोडका बेच कर आएगा, या जूते बेच कर आएगा, या शादी में नाच कर आएगा, या गुटखा बेच कर आएगा। तो जब आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, और आप उसके प्रति बिल्कुल मतलब अपने आप को उत्तरदायी नहीं समझते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं, तो इस शाहरुख खान का जन्म होता है, जो शाहरुख खान अभी आपके सामने खड़ा है, जो आर्यन के करियर के लिए, मैं सिर्फ बात शाहरुख खान का उदाहरण दे रहा हूं, पर शाहरुख खान की लाइनें बतेरे हैं, बाकी सब भी हैं, तो वो है, आमिर भी है आज। हाँ, आमिर भी हैं। और दूसरी क्या है, आज भाई देखिए, आपको भी मालूम है, आज नहीं कल इब्राहिम अली खान भी फ्लॉप होके नेटफ्लिक्स का रुख करने वाले हैं, बड़े पर्दे पर नहीं चलेगी दुकान, न जुनैद की चलने वाली है, और अब ये लोग सब धीरे धीरे वहीं डाइवर्ट होंगे। तो मतलब ये सब के सब लोग सिनेमा के लिए काम ना करते हुए, सिनेमा से उन्होंने नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कमाई है, जगह भी बनाई है, लेकिन अब वहां से इनका फोकस हटकर अब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल दुकान चलाने पर है, और इसके लिए किसी की गुलामी भी करने को तैयार हैं। इनके मन में वो बात नहीं। आज हमें शायद याद आते हैं वो लोग, अगर वो लोग आज होते, आज राज कपूर होते, गुरुदत्त होते, देवानंद होते, सत्यजीत रे होते, बिल्कुल, तो शायद उनकी कुछ और सोच, कुछ और वो होती, लेकिन इनमें इस जनरेशन में तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। शाहरुख खान से अगर हम पिछली जनरेशन की बात करें तो वो तो अब कोई इक्का दुक्का ही बचे हैं जो सक्रिय हैं, अब ऐसी स्थिति में सक्रिय तो नहीं है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अब इनको ना तो कोई राह दिखाने वाला है, ना इन्हें वो राह देखनी है। इनके अब पर्पस, मकसद सब बदल चुके हैं। सिनेमा पहले जो लोग उसमें काम करते थे उनके लिए बड़ा गर्व का विषय था, बड़ा गौरव का विषय था कि हम फिल्म बनाते हैं, हम फिल्म में काम करते हैं, एक बड़ा आर्ट है ये। वो सारी चीजें जो है पिछले 2-2.5 दशक में खत्म हो गई, और सिनेमा एक रिस्क भी है, और रिस्क होती थी तो पूरी सावधानी से और पूरी ईमानदारी से काम किया जाता था। अब वो सारी चीज जो है, रिस्क उठाना इन्होंने बंद कर दिया है। कंटेंट पे इनको काम नहीं करना, फॉर्मूले ढूंढने हैं, रीमेक करना है, या किसी के राइट्स लेके उसको जो है थोड़ा बहुत बदल के बना लेना है। एक तो रिस्क लेना बंद कर दिया, तो सिनेमा बनाना बंद कर दिया। आपने राज कपूर साहब की बात की, वो अपने सिनेमा को इतना ऊंचे लेवल पर रखते थे और वो बड़े पर्दे के लिए ही मानते थे कि उनके जीते जी शायद कोई भी फिल्म उनकी टीवी पर नहीं दिखाई गई। दूरदर्शन का जमाना था वो, और लोग इंतजार करते थे, बात करते थे, अच्छा कभी राज कपूर की फिल्म भी टीवी पर आएगी। नहीं आती थी, उन्होंने नहीं, इवन चित्रहार में उनकी फिल्म का कोई गाना कभी नहीं दिखता था जी, और सही लोग कहते थे अरे यार, है ना, तो वो भी दौर था। लेकिन अब तो ये दौर है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सब कुछ जो है आपके सामने पैसे के लिए हो रहा है, और पैसे के लिए सिनेमा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग के लिए उसको यूज करना, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यूज करना शुरू कर दिया है, और इसी ब्रांडिंग के चक्कर में इन्होंने पूरे सिनेमा को और फिल्म इंडस्ट्री को भी खत्म कर दिया। अब ये जो है पिछले 2-2.5 दशक से जो पूरा ब्रांड के रूप में, स्टार के रूप में काम करते इन्होंने जितना कुछ भी कमाया है, अब वो उसको जो है बहुत सेफ ढंग से जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये उस पर काम कर रहे हैं कि ये स्टारडम जो है वो भी उनको जो है बपौती के रूप में मिल जाए। और यही वजह है कि शाहरुख खान जो है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कहते हैं कि भाई आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है उसका अगर 50% भी मेरे बेटे और बेटी को दे देंगे तो उसमें काम चल जाएगा। तो अब काम चल जाने वाली स्थितियां देखी जा रही है, और सारा ही मामला काम चलाऊ ढंग से किया जा रहा है। नजर बस इतना रखा जा रहा है उस पर कि पैसा आता रहे, माल आता रहे। तो पूरा मामला माल पे टिक गया है। देखिए, माल तो बॉलीवुड में सिगरेट को कहा जाता है, हमें दीपिका पादुकोण ने बताया था। जी, तब से हम सिगरेट को देखते ही हमें माल शब्द याद आ जाता है। रही बात नेटफ्लिक्स की, तो आप देखिए कि अमेरिका से आने वाला एक ब्रांड, बिल्कुल आप याद करिए कि आज से 300 साल पहले जो हुआ था भारत के साथ, वही हो रहा है कि
हमारे यहाँ फसलें होती थी, मसाले होते थे, हमारी हाँ जमीन में पैदावार थी। और एक जमाना वो ब्रिटिशर्स का कि वो आते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ तो लोग बड़े फल फूल रहे हैं, आओ यहाँ कब्जा किया जाए और इनके बिजनेस को कैप्चर करके और खुद अपनी जेबें भरी जाएं। आज ये नए जमाने की गुलामी है, ये एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री पे इसी तरह से आप समझिए कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेज या अमेरिकन आ गए हैं, जो इस तरह से हमारी लहलाती फसल को देखकर कहते हैं अब हम इसको अपने हिसाब से करेंगे, अब ये समोसे की दुकान हमारे मॉल में लगेगी, अब इससे हमारा नाम होगा, अब मेहनत तुम करोगे, नाम हमारा होगा। शाहरुख खान जिन्होंने बड़ी मेहनत से इतने सालों में अपना नाम बनाया बॉलीवुड फिल्मों के जरिए, उन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बदौलत जहां उनकी फिल्में चलती थी, मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की जब बाजीगर, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऐसी फिल्में बनती थी जिसके वो हीरो हुआ करते थे। तब कोई नेटफ्लिक्स नहीं जानता था, तब कोई कुछ नहीं जानता था। वहां से बनाई हुई अपनी साख उन्होंने नेटफ्लिक्स जैसे ब्रांड को बेच दी। मैं बार बार शाहरुख खान का एग्जांपल जरूर दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं जिक्र सभी का करना चाह रहा हूं जो कि घुटने टेक रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आगे। और ये तमाम जो लोग हैं ये नहीं जानते कि ये लोग बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये लोग तो चंद सालों में स्क्रीन से और इस सिमट दुनिया से जाएंगे भी बिल्कुल। चले जाएंगे। देखिए हर सब जो जिसने जन्म लिया है उसको ऊपर जाना है, हम सब भी ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो इनसे जरूर सवाल पूछेगी कि आपने इतना बड़ा साम्राज्य अपने उस पर बनाया था और आपने क्यों किसी के यूं हवाले कर दिया, जस्ट बिकॉज कि आप जो है कंटेंट के लेवल पर कुछ प्रयोग नहीं कर पाए, इसलिए आपने अपनी समोसे की दुकान उस मॉल को बेच दी। आज आपका समोसा उस मॉल की शान बढ़ा रहा है और आपके पास अपना कुछ भी आधार नहीं है। ये है इनका सच। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और ये तो ओटीटी की बात है। ये जो सारी बातें आपने कही है इनकी गुलामी स्वीकार करने वाली, और इस इंडस्ट्री में जो अंदर से जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, वो भी जो विदेशी कॉरपोरेट हाउस जब बॉलीवुड में घुसे थे तब से शुरुआत हुई थी। और तब भी हमने इस खतरे को भांपा था कि शायद ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है फिल्मों का काम करने का, बनाने का, ये कॉरपोरेट के नाम पे उसको ध्वस्त कर दें और उसके बाद जो है सिर्फ अपने तरीके का सिनेमा बना। और हमने देखा है कि कॉरपोरेट्स के आने के बाद में जो इंडिपेंडेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके कंधों पर टिकी हुई जो इंडस्ट्री थी, जो फाइनेंसर्स जो पैसा लगाते थे उनके पैसों पर जो कुछ टिका हुआ था, वो सारा इन्होंने ध्वस्त कर दिया। और सिर्फ उसमें एक ही चीज हुई जिसको ये बहुत पॉजिटिव मानते रहे कि यार सारा लेखा जोखा बराबर होता है, चेक का जो लेखा जोखा होता है, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं होता था। पार्ट्स में फिल्में बनती थी, पार्ट्स में पैसा आता था। पर अब यहाँ इनको हो गया कि नहीं, एक बार में सारा बजट क्लियर हो जाता है, एक बार में चेक क्लियर हो जाता है, एक बार में स्टार को मोटी रकम मिल जाती है। और यही विदेशी कॉरपोरेट्स जो आए, इन्होंने ही जो है बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं सो कॉल्ड, इनको सिर चढ़ाया। इन्होंने 3-3 फिल्मों के लिए 300 करोड़ रुपए देकर जो इनको साइन किया, और इनके दिमाग खराब की कि अच्छा आपको 3 फिल्म के लिए 300 करोड़ रुपए मिल सकता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप 3 साल में एक फिल्म कीजिए, 2 साल में एक फिल्म कीजिए, 1 साल में एक फिल्म कीजिए, सिर्फ पैसा बनाइए। तो वो जो आई थी कंपनीज, और वो अब लौट भी चुकी, ताले भी लग गए उनके ऊपर। तो उसने आकर तो बर्बाद किया ही, लेकिन उसके बाद जो है अब ये ओटीटी आए हैं, तो वो जो ध्वस्त करके गए थे, उसके बाद ये जो सारा मटियामेट हुआ है। और आप देखिए वही वो दौर था, उन लोगों ने जिस तरह की फिल्में बनाई, वो जो पिछले 2-2.5 दशकों की फिल्में, सारी कहानियां भारतीय जमीन से हटती हुई धीरे धीरे एनआरआई के नाम पे विदेश में पहुंची, शूटिंग विदेश में, कैरेक्टर विदेश के, कहानियां विदेश की, यहां से सारा कुछ काट दिया गया। और अब जब दर्शक कहता है अपनी कहानी का है, तो इनके पास कुछ नहीं है। और फिर उस पर अभी ओटीटी आ गए हैं, जो जिस तरह से आप बता रहे, बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं, ये गुलामी एक नए तरह की है। देखिए मुझे ब्रिटिशर्स का जमाना याद आ रहा है, आप जब बोल रहे थे, और मैं अंग्रेजों की दुनिया में चला गया था उस जमाने में जब भारत में जी ब्रिटिशर्स का राज था। वो पहले कुछ लोगों को बुलाते थे, उन्हें अंग्रेजी सिखाते थे, उन्हें उपाधियां दी जाती थी राय बहादुर की, उन्हें अंग्रेजी चाल चलन सिखाया जाता था, उनको समाज के बीच उन्हीं के समाज से काट कर उनको एक ऐसा बताया जाता था कि अरे आपसे तो गोरा डायरेक्टली बात करता है, आप तो गोरों की लैंग्वेज सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे उन्हें उनकी जगह से काटा जाता था, उन्हें खास है ये एहसास कराया जाता था, और फिर धीरे धीरे वही लोग अपने भारतीय भाई बहनों पर कोड़े चलाते थे और उसके बाद वो एक अलग बन जाते थे। धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा, यहां एंग्लो इंडियन भी हमने देखे, और फिर
आज हम अपने ही देश में देखते हैं कि कितना सारा विभाजन है। तो ये कोई एक दिन में हुई प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले बाहर की कंपनीज आई, मोटा पैसा ऑफर किया, बिल्कुल। आदत खराब की, कल्चर बिगाड़ा, फिर धीरे धीरे आप उस विदेशी जो सिस्टम है उसके आदी हुए, फिर गुलाम हुए, अब आप उसके मोहताज हैं और अब आप उसके पूरी तरीके से गुलाम हैं। अब आपके गले में पट्टा है जो दिखता नहीं है, लेकिन जो दर्शक हैं उनको आपके गले में पट्टा दिख रहा है। शाहरुख खान के गले में भी दिख रहा है, हमें सैफ अली खान के गले में भी दिख रहा है और सबके गले में दिख रहा है, जो सीधे वहां पर खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आप जो हैं हमारे माई बाप हैं। तो अब इन्होंने खुद स्वीकार किया है और मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि इनके साथ धोखे से हुआ है, क्योंकि जो शख्स पैसे लेकर गुटखा तंबाकू बेच दे, जो शख्स पैसा लेकर किसी की शादी में दाल चावल परोस दे या ठुमके लगा ले, वो ये नहीं कह सकते कि देखो हमारे साथ धोखा हो गया। उन्होंने जानबूझकर ये जूतों की माला अपनी खुद गले में पहनी है। अब इनके गले में जूते की माला जो आई है वो ये नहीं कह सकते कि किसी और ने डाल दी। इसका न्योता, इसकी दावत इन्होंने खुद दी है, अपने इस हश्र के जिम्मेदार ये खुद है। और बिल्कुल सही। और सिर्फ बड़े नहीं, जो लोग अब पहली बार प्रोड्यूसर बनने का मौका पा रहे हैं वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के साथ में काम कर रहे हैं। जो कल लिस्ट, परसों जो लिस्ट जारी हुई, उसमें एक फिल्म जो है राजकुमार राव और उनकी पत्नी जो है प्रोड्यूसर बन गए हैं। टोस्टर नाम की फिल्म है शायद। अब वो पहली बार फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वो बॉलीवुड के लिए फिल्म नहीं बना रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बना रहे हैं। ये कृति इनके सेनन कंधे प्रोड्यूसर पे बनी लगे थी, लाल उन्होंने। फीते हैं सर, ये इनके कंधे पे लगे बिल्कुल लाल बिल्कुल, फीते हैं हाँ। जो दिख रहे हैं। कृति सेनन ने फिल्म बनाई थी, वो नेटफ्लिक्स के लिए बनाई थी, बॉलीवुड के लिए नहीं बनाई थी। आलिया भट्ट प्रोड्यूसर बनी थी, बॉलीवुड के लिए नहीं बनी, नेटफ्लिक्स के लिए बनी थी। तो आप सोचिए, बिल्कुल सही, ये लाल फीते हैं उनके कंधे पे, दिखाएंगे देखो हमने नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बनाई, कमाया बॉलीवुड से, बने बॉलीवुड से, फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं, और वो ये बॉलीवुड धोखा फिल्म है। नहीं है। देखिए देखिए रवि जी। जी, ये बहुत बड़ा धोखा है उस आदमी के साथ जो कानपुर में, जबलपुर में, इंदौर, भोपाल में, मेरठ में, लुधियाने में बैठा है, जो सिंगल स्क्रीन में आपकी पिक्चर देखने जाता था। ये आपने उसके साथ धोखा किया है और आप अब एक तरह से अपने देश के साथ भी धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो एक फलती फूलती इंडस्ट्री थी, जिसमें वो पॉपकॉर्न वाला, वो मूंगफली वाला, वो चने वाला, वो चाय वाला, वो कॉफी वाला, वो ठंडा वाला, वो छोले भटूरे वाला, वो सब कमाते थे। मुझे याद है मेरे होम टाउन में बरेली में एक छोले चावल वाला था, तो उसकी बड़ी बढ़िया दुकान चलती थी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर थिएटर के आगे बैठता था, तो सब वहां जाते थे। और ऐसे में एक ठली वाले का जिक्र करूं, जाने कितने लोगों की रोजी रोटियां चलती थी उससे, बिल्कुल बिल्कुल। जाने कितने साइकिल स्टैंड वाले, पान वाले। मेरा तो बचपन ही एक सिनेमा हॉल के पास बीता है जहां मैं रहता था, वो वहां सिनेमा हॉल था, वही चलता था, तो हमने उसको देखा, उस कल्चर को, कि कितना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चलती थी उसके आसपास। कितने लोग उसकी रोजी रोटी करते थे कि भाई कभी बच्चन की फिल्म लगेगी, धर्मेंद्र की फिल्म लगेगी, राजेश खन्ना की फिल्म लगेगी। लेकिन आज वो आपने सबको ठेंगा दिखाकर आपने अपनी दुकान अलग खोल ली, ना आपने अपना उत्तरदायित्व निभाया उस इंडस्ट्री के प्रति, ना उस देश की जनता के प्रति, और ना ही उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपको इतना बड़ा बनाया, जो आप आज इस काबिल हुए हैं कि आज नेटफ्लिक्स वाले आपके कंधे पे लाल फीता पहनाना भी चाहते हैं, इच्छा भी रखते हैं, आपको खड़ा भी करते हैं, आपको अपने दफ्तर में बुलाते हैं, या आपको इस लायक समझते हैं कि आप पर चंद पैसे खर्च किए जाएं। और न केवल ये, अगली जनरेशन भी आप देखिए ना, मतलब जैसे सैफ अली खान अगर परसों मंच पर थे नेटफ्लिक्स के, तो उनके बेटे की पहली झलक भी जो है लोगों ने वहीं देखी। उसकी जो फिल्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है नादानिया, वहां डेब्यू होगा, उसका गाना वहां देखा, पहली बार देखा कि उनका बेटा कैसा दिखता है, एकदम वो डुप्लीकेट दिखता है, वो एक अलग बात है, वहां पहली बार देखा। आप देखिए, शाहरुख खान की बेटी लॉन्च हुई तो नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुई, खुशी कपूर जो है, श्रीदेवी की बेटी जो अभी आने वाली है, वो भी वहां लॉन्च हुई। आमिर खान ने भी अपने बेटे को जो है ओटीटी पर, नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया। मतलब ये सेफ रास्ते, मतलब सीधे सीधे बता रहे हैं कि बॉलीवुड या हिंदी का दर्शक नहीं, आपको तो इंटरनेशनल लॉन्चिंग देते हैं, आपको इंटरनेशनल फेस बनाते हैं। मतलब सारा कुछ यहीं से सारी चीजें करके आप एक स्ट्रेटेजी के तहत कहिए या जो भी कहिए, आपको हिंदी के दर्शकों में, हिंदी के सिनेमा में भरोसा नहीं है, आप वहां जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये पूरा जो नेपोटिज्म भी जो है, पूरा ये पूरा बड़े लेवल पर जो है वो इंटरनेशनली हो, हिंदी सिनेमा की जो पहचान है
वो इन्हीं की जो अगली पीढ़ी है उनसे बने। अब इनकी वजह से हुआ ये है कि नेटफ्लिक्स जो है वो इन्हीं बड़ी कंपनियों के साथ काम करता है, जो ये सारे रसूखदार हैं, जो बॉलीवुड के जो क्रीमी लेयर है। तो जो नए आउटसाइडर आते हैं, जो चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर या कोई भी टैलेंट है, तो बॉलीवुड को तो आपने खत्म कर ही दिया, इसके दरवाजे तो आपने बंद कर ही दिए। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तक भी उनकी पहुंच नहीं है, तो आपने इनको हर तरह से काट दिया है और सिर्फ खुद को जमाया है और अपनी अगली पीढ़ी के लिए वहां तक प्लेटफॉर्म बना दिया है। मुझे लगता है कि रवि जी, जितना हम विचार विमर्श कर रहे हैं और सोच रहे हैं, इतना तो इन्होंने सोचा भी नहीं। इन्होंने सबसे आसान रास्ता, इन्होंने घर बैठकर जो इनविटेशन आया उसको पहला इन्होंने स्वीकार किया, बिना ये सोचे समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब इन्होंने अपने करियर बना लिए और इन्हें यह भी पता है कि इनकी संतान कितनी लायक है और इनकी लायक संतान को कौन देख सकता है और कौन बना संवार सकता है। तो इन्होंने तो ये बहुत ही सस्ता समझौता किया है और ये सस्ता समझौता, इनकी गाड़ी तो ठीक है, आधी तो निकल गई, आधी निकल जाएगी, बच्चों का जो होना हाना था वो हो ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के तौर पर अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने दिया है और एक तरह से इन्होंने धोखा भी दिया है, अपनी जिम्मेदारी नहीं भी निभाई है, आगे आने के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स खराब कर दिए हैं और एक दुनिया के सामने एक बहुत खराब मिसाल खड़ी की है। आने वाला जो समय है वो इन्हें माफ नहीं करेगा और इनसे सवाल पूछेगा। तो ऐसे में अब सवाल यही बचा रह जाता है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, जबकि ये लोग सब घुटने टेक चुके हैं, वहां एकदम उनके दरबार में हाजिर नजर आए हैं, तो बॉलीवुड ब्रांड और बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्या ये दोनों खत्म हो जाएंगे या फिर ये बचेंगे? तो कैसे बचेंगे, इनको कौन बचाएगा? अब इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, जब गलत लोग घर में घुस जाते हैं तो उनको निकालना पड़ता है, गलत लोग इंडस्ट्री में घुस जाते हैं तो उन्हें निकालना पड़ता है। अब इनको निकालकर जो नई पौध आएगी वही एकमात्र रास्ता होगी जो आपको स्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि इनको तो ठीक नहीं कर पाएगा कोई। मतलब अगर आप ये सोचें कि हृदय परिवर्तन होगा शाहरुख खान का या किसी बड़े स्टार का जिनके बच्चे नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हो रहे हैं, जिनके आने वाले प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनको तो मुंह लग चुका है, उनको मुंह लग गया है, वो तो नहीं हटने वाले हैं। लेकिन हाँ, अब जो नई पौध आएगी, मुझे लगता है कि जो नई पौध आएगी, यहां फिर एक और किसी वक्त में आगे जाकर कैटेगराइजेशन शुरू होगा कि भाई नॉन ओटीटी सिनेमा, जो एक बड़े पर्दे का सिनेमा, जो ये टीवी और बड़े पर्दे में करते थे, वो अब टीवी की जगह तो ओटीटी ले चुका है, तो नॉन ओटीटी और ओनली ओटीटी वाला मामला बनेगा आगे जाकर। लेकिन उस तक पहुंचने में बहुत सारे दर्शकों का भी श्रम लगने वाला है, जो ये कहेंगे कि नहीं यार, हमको तो बड़े पर्दे की पिक्चर देखनी है, बड़े पर्दे पर देखना है। इसमें वक्त लगेगा। असल में क्या है कि गंदगी बहुत थोड़े से समय में आ जाती है, मिलावट बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन उसको छांटने में, साफ करने में लंबा वक्त लगता है। मुझे लगता है लंबा वक्त लगेगा, ये बहुत जल्दी ठीक होने वाला तो नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत स्वार्थ जो है वो सबसे ऊपर हो गया है, स्वार्थ सब पर हावी हो गया है। हाँ, इन हाँ, लोगों में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि ये मना कर दें कि हम अपनी फिल्म बनाएंगे तो 1 साल तक जो है ओटीटी को नहीं देंगे। और अब तो फिल्म नहीं देने की बात नहीं है, अब तो फिल्म ही उनके लिए बनाएंगे। तो कुल देखिए, मिलाकर यहाँ ये पे एक बात मैं हाँ, कहना चाहूंगा। जी, अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं एक बिजनेसमैन एंगल से, कि मैं अगर नेटफ्लिक्स हूं तो मैं 1 साल पुरानी पिक्चर क्यों दिखाऊं? ठीक बात। ये दूरदर्शन का जमाना नहीं है जो हम 90 के दशक में बैठकर 60 के दशक का सिनेमा देख लेते थे रविवार शाम को। बाई चॉइस देख लें तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन मजबूरी में देख ही लेते थे ना, कई बार नहीं भी समझ में आता था तो भी देख लेते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो नेटफ्लिक्स आएगा कि मैं आपकी 1 साल पुरानी पिक्चर क्यों दिखाऊं? मैं तो अपने लिए कंटेंट बनाऊंगा ना, मेरी तो अपनी ऑडियंस है। आज आप अपना ऑडियंस बेस खो चुके हैं, आज आप मेरे पास आ रहे हैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं, अगर बॉलीवुड के लिए फिल्म बनेगी तो यहां मुफ्त में दिखाई जाएगी, बिल्कुल। जिसको ये लोग रेव शेयर बेसिस कहते हैं, क्योंकि टोटली ट्रांसपेरेंट जी, नहीं होता है, जिसमें कभी ये सच नहीं बोलते हैं। तो सिनेरियो बहुत बदल गया है। बिल्कुल। अब शायद इन्होंने सिनेमा गुलाम हॉल में बना लिया है, अब इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब तो बना कहेंगे लिया। बेटा तुम हमारे हिसाब से तमाशा करके दिखाओ। अब हम तुम्हारे तमाशे में, तुम्हारे फेर में आने वाले नहीं है, बल्कि तुम्हें अगर चाहिए तो हमको पैसे दो, तुम तुम्हारी फिल्म दिखा देते हैं, अगर देखते हैं क्या है तुम्हारा हिसाब किताब। तो अब उल्टा होने वाला है। भाई, पहले तो ओटीटी बड़ी रकम ऑफर कर ही रहा था ना इनको, कोरोना के बिल्कुल। समय में जब फिल्में उसने बड़े अमाउंट पर एक्वायर की थी, और बाद में जैसी कोरोना खत्म हुआ और टाइम बदला,
हाँ। वो फिल्में खरीदने को राजी नहीं कि जाओ पहले थिएटर में चला के आओ, चल जाएगी तो अच्छा पैसा देंगे, नहीं आएगी तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, दे जाना फ्री में, ये तो दे रहे हैं एक फ्री वाली में। चॉकलेट कमाने के लिए अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो चॉकलेट उन्होंने मुफ्त में दी थी, अब उन्होंने कहा था चॉकलेट कमानी है तो मेहनत बिल्कुल, करो बेटा। ये मेहनत करो। हम्म, ये स्थितियां जो है निराशाजनक होती जा रही हैं, और वाकई दर्शकों को भी अभी ये सोचना होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। और ये जो सितारे जो हैं एक तरीके से जिन्होंने इस इंडस्ट्री को तो धोखा दिया ही, साथ ही जिन दर्शकों की वजह से बने उनको भी धोखा दिया है और दे रहे हैं। तो उज्जवल जी, ये अच्छी रही बातचीत और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और जो आप मुफ्त के टिकट वाली बात कर रहे थे तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, कल रात को आपके प्लेटफॉर्म पर हमने इस बारे में काफी जिक्र किया था जी कि क्या जी हालत होने वाली है आने वाले समय में। तो जी उस शो को जाकर देखें आपके चैनल पर। तो जी। हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया।